everyone, let's start important question and answers of Nationalism in India class 10 term 2. And my dear students, these question and answers are very important for your board point of view, right? So let's get started. So first of all हम very short answer type questions करेंगे. First question is name the writer of the novel आनंद मठ. ये CBSE दिल्ली 2017 में आ चुका है. ठीक है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है मेनली वही इसके अंदर लिए हैं. तो प्लीज़ गो थ्रू इट बिकॉज दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. राइट, वापस से सुन लीजिए. जो आनंद मठ जो नॉवल है उनके राइटर कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. राइट. सेकेंड देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेगर. ठीक है, तो इसे बेगारी भी बोलते हैं हिंदी में. तो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी CBSE में आ चुका है. सो बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस वेयर टू वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रेमुनरेशन. ठीक है, मेनली बेगारी वही होती है, एक वो प्रैक्टिस है जिसमें वर्कर को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी सर्विसेज दे अपने मास्टर को, अपने ओनर को. ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज और या फिर वो बहुत नॉमिनल रेमुनरेशन ले. उसके बदले रेमुनरेशन मतलब बहुत कम उसको पे किया जाए, उसके बदले में वो फ्री सर्विस अपनी दे अपने मास्टर को. दैट इज़ कॉल्ड बेगारी. और ये कब करवाई जाती थी? जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? ये दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. राइट. और कहाँ से आए थे? ही हैड कम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज मेंट बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? सो आंसर इज, देखिए ये CBSE में आ चुका है. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ. सत्याग्रह क्या है? ये किस पे एम्फेसाइज करता है? द पावर ऑफ ट्रुथ. जैसे गांधी जी क्या बोलते थे कि हम जब सत्य की राह पे हैं, मतलब हम गलत नहीं हैं. अगर ब्रिटिशर्स जाएंगे तो वो जाएंगे क्योंकि वो गलत हैं, हम लोग गलत नहीं हैं. और गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस तरीके से हम एफर्ट्स लें और उनको देश छोड़ने पे मजबूर कर दें. ठीक है, तो सत्याग्रह मेनली एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य, एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? दिस इज अ वेरी हार्श एक्ट, आप सबको पता है. ये एक्ट के अकॉर्डिंग इट गेव्स द ब्रिटिशर्स, आंसर क्या आएगा इसका? इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है. 1919 में एक एक्ट लागू किया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. राइट. और इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास में बहुत पावर्स आ गई थी, एनॉर्मस पावर्स आ गई थी, ताकि वो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कौन चला रहा है? जो भी फ्रीडम फाइटर्स जो भी एक्टिविटीज़ चला रहे हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए. एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. और यहाँ पे किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे. इस रॉलेट एक्ट के थ्रू किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था विदाउट एनी ट्रायल, क्योंकि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले ट्रायल देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है. लेकिन इस एक्ट के तो ये इतना हार्श एक्ट था जिसमें सारी जो पावर्स थी वो किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास थी. और गवर्नमेंट चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ये जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनको वो क्या कर दे? रिप्रेस कर दे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट वॉज महात्मा गांधीज रिएक्शन ऑन रॉलेट एक्ट? ठीक है, महात्मा गांधी का रिएक्शन क्या था रॉलेट एक्ट पे? सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. ठीक है, महात्मा गांधी क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया जाए उन अनजस्ट लॉज के थ्रू. क्योंकि आपको पता है रॉलेट एक्ट में क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने सारी पावर्स उनके पास ले ली थी और विदाउट ट्रायल वो किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे. राइट. और ये जो स्टार्ट हुई थी हड़ताल के साथ में स्टार्ट हुआ था ये ऑन 6 अप्रैल, यानी कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को अपोज किया था. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. विच एक्ट गेव एनॉर्मस पावर्स टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़? कौन सा ऐसा एक्ट है
जिसमें कि एनॉर्मस पावर्स अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये आपका 1 मार्क में आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, हो सकता है फिलअप्स में आ जाए, हो सकता है आपका मैचअप में आ जाए। तो आंसर इज रॉलेट एक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द जनरल हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। कौन वो जनरल था जो कि रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, आप सबको पता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज जनरल डायर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, व्हाई ही कॉल्ड ऑफ? ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, क्योंकि जगह जगह पे वायलेंस फैल गया था, इसी वजह से महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर द 2 मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। 2 मेन लीडर कौन थे खिलाफत मूवमेंट के? सो आपको ये लर्न करना है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये 2 ब्रदर्स थे जो कि लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की वो फेमस बुक का नाम बताना है जो कि महात्मा गांधी ने लिखी थी, तो ये है हिंद स्वराज, ठीक है। सो आंसर इज हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फॉर्म स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग वॉज दांडी मार्च एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक। जो दांडी मार्च चली थी वो कितनी लंबे समय के लिए चली थी और कितना टाइम लगा था? सो इट वाज ओवर 240 माइल्स। 240 माइल्स चलना पड़ा था गांधी जी को अपने वॉलंटियर्स के साथ, जैसा कि हमने पढ़ा है बुक में। एंड गांधी जी वॉक 10 माइल्स अ डे, 10 मील चलते थे एक दिन में, एंड 24 डेज उनको दांडी पहुंचने में लगे थे, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको वैसे भी आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम बताने। सो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड GD बिरला। नेक्स्ट देखिए, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम। अगेन द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। What kind of Indian flag was introduced during स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा इंडियन फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे? तो वो ट्राई कलर फ्लैग था। कौन कौन से कलर्स थे उसके अंदर? रेड, ग्रीन एंड येलो, ये डिज़ाइन किया गया था, यानी कि ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया था जिसमें कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड येलो। एंड उसमें 8 लोटसेस थे रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो 8 प्रोविंसेस मतलब क्या होता है? स्टेट्स, क्योंकि 8 लोटसेस थे क्योंकि क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश इंडिया को। एंड अ क्रेसेंट मून था, ठीक है। क्रेसेंट मून होता है आधा चंद्रमा, आधे से भी छोटा जो होता है चंद्रमा, दैट इज कॉल्ड क्रेसेंट मून, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें कि प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, वर्कर्स को? तो ये एक्ट था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको लर्न करना है। कौन सा एक्ट था? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवल वॉज द हिम वंदे मातरम इंक्लूडेड एंड हु वॉज द नॉवल रिटन बाय। ठीक है, कौन सी नॉवल है जिसके अंदर हिम लिखी गई है, वंदे मातरम इंक्लूडेड की गई है, और वो रिटन जो नॉवल है वो किसने लिखा है? तो नॉवल तो क्या है, कौन सा नॉवल है? वो आनंद मत है। ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो बहुत जगह पे आ रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट। जो मूवमेंट है आंध्र प्रदेश का, उन्होंने ज्वाइन किया महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में, इसको ज्वाइन किया गया। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट जो था आंध्र प्रदेश का, ये एक मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट था जिसको कि महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में ज्वाइन किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द महात्मा गांधी रिएक्शन टुवर्ड्स रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के वो अगर अपन देखें, रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया था उसके लिए महात्मा गांधी का रिएक्शन क्या था? सो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च, उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च की थी अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट। स्टेट वन डिमांड ऑफ पीजेंट्स इन अवध। अवध के जो पीजेंट्स थे उनकी क्या एक डिमांड थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि सब पीजेंट्स क्या चाहते थे कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए और जो बेगारी जो हो रही है उसको अबॉलिश किया जाए, राइट। नेक्स्ट है कि हाईलाइट द डिमांड ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट द लाहौर सेशन इन 1929। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की डिमांड जो रखी थी कांग्रेस पार्टी ने लाहौर सेशन में 1929 में, वो हाईलाइट करनी है। तो उन्होंने क्या बोला था कि हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज कॉल्ड पूर्ण स्वराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
What decision was made in the Congress session at नागपुर in December 1920? क्या डिसीजन लिया गया था कांग्रेस सेशन जो कि नागपुर में हुआ था इन दिसंबर 1920? तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन जो प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्राइम फैक्टर इन द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया? ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या है? ठीक है, सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो था वो प्राइम फैक्टर मूवमेंट था इन द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो वो क्या कहलाएगा? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियल मास्टर्स कौन हुए? ब्रिटिशर्स हुए। तो हमने जो भी उनके अगेंस्ट, जो भी उनके खिलाफ हमने मूवमेंट चलाया, दैट इज कॉल्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वन फीचर ऑफ रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो क्या था? द रॉलेट एक्ट 1919 अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। विच नेम वॉज गिवन बाय द गांधी जी टू द दलित्स और द ऑपरेस्ड? क्या नाम दिया था भाई गांधी जी ने दलित्स को? तो आपको सबको पता है, हरिजन उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड दैट गांधी जी पुट फोर्थ इन हिज लेटर टू वाइसरॉय इरविन? क्या उन्होंने डिमांड रखी थी? क्योंकि इरविन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते थे गांधी जी? अबॉलिश करवाना। किसको अबॉलिश करवाना? हटाना। किसको हटाना? अबॉलिश मतलब हटाना। कौन सा हटाना? सॉल्ट टैक्स को हटाना चाहते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बिफोर 5 मार्च 1931 बाय गांधी जी? कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था बिफोर 5 मार्च 1931 बाय गांधी जी? तो ये जो है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द कलर्स ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल? कौन से वो कलर्स थे उस फ्लैग में जो कि डिज़ाइन किए गए थे ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था बंगाल में? तो कौन से कलर्स थे? मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया, रेड, ग्रीन एंड येलो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ब्रिटिशर्स डू टू रिप्रेस द रॉलेट सत्याग्रहीज? ब्रिटिशर्स ने क्या किया रॉलेट सत्याग्रहीज को रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए? लोकल लीडर्स को पिकअप किया गया। कहाँ से उठाया गया? लोकल लीडर्स को अमृतसर से, और महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया। उनको बात कर दिया गया कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप कर रहे हैं। सो इसमें देखिए, नेम द 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीजेंट्स इन 1916 एंड 1917 में। ये सीबीएसई में आया हुआ है, तो यू हैव टू लर्न दिस आंसर। सो गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे 2 मेन, तो वो सक्सेसफुली चलाए थे इन द फेवर ऑफ पीजेंट्स इन 1916 और 1917। तो उन 2 सत्याग्रह मूवमेंट के नाम हमें बताने हैं। सो आंसर इज सत्याग्रह वॉज अ नॉन वायलेंट मैथड ऑफ मास एजिटेशन। सत्याग्रह पहले तो बात तो है क्या? नॉन वायलेंट मैथड। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे वायलेंस हो, ठीक है। सो मास एजिटेशन नॉन वायलेंट तरीके से, मास मतलब कि गुस्सा दिखाना, एक साथ गुस्सा दिखाना अगेंस्ट द ऑपरेसर। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह किस पे एम्फेसाइज करता है? द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, राइट। सो अगर हम 1916 की बात करें तो गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो कि कहाँ पे हुआ था? चंपारण, ठीक है। और जो 1917 में हुआ था वो गुजरात में हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, टू सपोर्ट द पीजेंट्स जो कि पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि क्रॉप फेल हो गया था वहाँ पे और वो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे भी गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये आपको एग्जाम में आने की पूरे चांसेस बनते हैं, बिकॉज दिस इज अगैन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ गांधी जी एज ही एक्सप्रेस इन द फेमस बुक हिंद स्वराज रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जो फेमस बुक है उनकी हिंद स्वराज, ठीक है, उसमें उन्होंने अपनी मतलब आइडियाज़ कैसे एक्सप्रेस किए वो बताने, कौन से आइडियाज़ एक्सप्रेस किए रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन। ये भी आपका सीबीएसई में आ चुका है। तो महात्मा गांधी रोड द बुक हिंद स्वराज, ये तो आप सबको पता है। सो उनकी बुक में गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया में विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, क्योंकि इंडियंस ने कॉपरेट किया इसलिए ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और वो तब तक ही रह सकता है जब तक हम लोग उनको कॉपरेट करने हैं, ठीक है। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर हम लोग उनको, इंडियंस जो हैं, अगर हम उनको कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर उनका जो रूल है उसको हम कोलैप्स मतलब ख़त्म कर सकते हैं और स्वराज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। स्वराज मतलब फ्रीडम, ठीक है। सो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज
स्वराज बुक लिखी थी और इन द बुक गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ, ब्रिटिश रूल किसकी कॉपरेशन से आया था, इंडियंस की कॉपरेशन से, एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, और वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि क्या कर रहे हैं, इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडियंस ही रिफ्यूज़ कर देंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड द स्वराज वुड बी एस्टैब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी 4 फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि नेशनलिज्म की भावना, बोलते हैं ना देशभक्ति की भावना जगा रहे थे लोगों में। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री अंडर द ब्रिटिशर्स, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था, ठीक है, कंट्री का अंडर द ब्रिटिशर्स। सेकेंड देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज ओल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इंडिया का जो पुराना जो ओल्ड सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम चला था उसका डिस्ट्रक्शन होना। थर्ड देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्रीज़ का आना, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना। फोर्थ देखिए, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबको पता है कि किसके अगेंस्ट, मतलब किससे वो लोग दबके रह रहे थे इंडियंस, तो ब्रिटिशर्स से। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ था, एक बॉन्ड बन गया था, अलग अलग ग्रुप्स भी साथ में आ गए थे क्योंकि सब चाहते थे कि हम लोग क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया। ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है आंसर, मैंने सारे सीबीएसई के ही ज़्यादातर उठाए आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, और ये पूरे चैप्टर में आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, देखिए इसका जो इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी इंडिया की, उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट था, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। तो इंडिया की अगर बात करें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, ठीक है, जो कि किससे फाइनेंस किया जा रहा था, वॉर लोन से, और टैक्सेस इंक्रीज कर दी थी, कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर दिया गया था और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, थ्रू द वॉर ईयर्स, जब तक वॉर ईयर्स चल रही, मतलब वॉर चल रहा था तब तक उन सालों में प्राइसेस को इंक्रीज़ किया गया, इवन डबल हो गए थे बिटवीन द 1913 टू 1918 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। अब ऑब्वियसली जब प्राइसेस डबल हो जाएंगे, इन्फ्लेशन होगा, तो कॉमन पीपल को बहुत दिक्कत आएगी, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई। हमारे इंडिया का कोई रोल नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इंडिया से, क्योंकि इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, और ब्रिटिशर्स का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो उन्होंने यहाँ से विलेजर्स को बुलाया और वहाँ से सोल्जर्स को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कराया गया रूरल एरियाज से, और जिससे कि लोग बाग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली कि हमारे सोल्जर्स को ज़बरदस्ती जो रूरल एरियाज थे उनसे उठा के और वॉर में लड़ने के लिए भेजना, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। ठीक है, क्यों गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट, जो कि रॉलेट एक्ट लगाया गया 1919 के अगेंस्ट, और कोई भी, मतलब उसके 3 रीजन्स हमें बताने, और देखो सीबीएसई 2010, 14 और 15 में आया है, तो आपको लर्न करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, रॉलेट एक्ट कहाँ पे पास हुआ था, वॉज पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिपोर्ट ऑफ सेडिशन कमेटी, और इसको कौन हेड करा था, हेडेड बाय द जस्टिस रॉलेट, राइट। सेकेंड पे पॉइंट देखिए, इट वॉज अ ब्लैक एक्ट था, ये हार्श एक्ट था, जिसमें कि गवर्नमेंट को सारी पावर्स दे दी गई थी, पुलिस को सारी पावर्स दे दी गई थी कि टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर, ट्राइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रायल आएगा फॉर 2 years, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, द एक्ट वॉज पास डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन। इंडियन मेंबर्स ने मतलब जो भी काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थे, उनके अपोजिशन के बाद भी इस एक्ट को पास किया गया था, और ये जो एक्ट था ये वन ऑफ द फैक्टर था ड्यू टू विच गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था कि हम भी इनको, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what were the 3 local issues in which the Gandhi ji experimented his techniques of satyagraha during the years 1917 to 1918? How were these issues resolved? ठीक है, कौन से ऐसे 3 लोकल इश्यूज थे जिसमें गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट की थी ये टेक्निक सत्याग्रह ड्यूरिंग द 1917-18, और कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व किया गया था।
जो 3 लोकल इश्यूज थे वो था चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद सत्याग्रह। ये मैंने आपको अभी भी ऊपर एक्सप्लेन किया है। चंपारण सत्याग्रह, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इंडिगो जो फार्मर्स थे उनको एनकरेज किया गया था कि वो अपनी वॉइस को रेज करें अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, और उनकी डिमांड को सैंक्शन किया गया। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें फार्मर्स जो थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्लेग एपिडेमिक फैल गया था, मीन्स फेमाइन हो गया था, और जो रिकवरी थी वॉज वेव्ड ऑफ। और थर्ड जो पॉइंट था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। द थर्ड वॉज फॉर द मिल वर्कर्स। द मिल वर्कर्स के लिए ये था हु वर प्रोटेस्टिंग फॉर बेटर वेजेस। वो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? बेटर वेजेस के लिए। द ब्रिटिश हैड टू इंक्रीज द वेजेस अलॉन्ग विद रिफॉर्म्स इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ये मिल वर्कर्स के लिए था और इन्होंने बेटर वेजेस के लिए प्रोटेस्ट किया था। और जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनको क्या करना था? अपने वेजेस को इंक्रीज करना था अलॉन्ग विद द रिफॉर्म्स इन वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रॉलेट? What was the Rowlatt Act? How did the Indians show their disapproval towards this act? ठीक है, इंडियंस ने कैसा अपना डिसअप्रूवल शो किया? रॉलेट एक्ट जो था ये ऑपरेसिव एक्ट था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1919 में। इसमें गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स मिल गई थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए, और अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सो इंडियंस ने डिसअप्रूवल दिया। कैसे दिया? महात्मा गांधी ने रिएक्ट किया शार्पली और डिसाइड किया कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस। ठीक है, सेकेंड देखिए, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग सिटीज़ में। वर्कर्स को जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए इन द रेलवेज, वर्कशॉप एंड शॉप्स को क्लोज डाउन किया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट एंड वाई वॉज द मूवमेंट लॉन्च? किसने लॉन्च किया था खिलाफत मूवमेंट और क्यों किया गया था? सो द खिलाफत मूवमेंट क्या था कि यूनाइटेड स्ट्रगल था। किसने लॉन्च किया था? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अली ब्रदर्स भी बोला जाता है इनको, विद द कॉपरेशन ऑफ किसके कॉपरेशन से? महात्मा गांधी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर टर्की की डिफीट हो गई थी। ठीक है, और रूमर्स फैल गए थे कि हार्श पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज होने वाली है ऑटोमन एम्परर पे। ठीक है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल हेड होता है इनका वो कौन होता है? इस्लाम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड कौन होता है? खलीफा होता है। तो द सुल्तान वॉज डिप्राइव्ड ऑफ रियल अथॉरिटी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनके सुल्तान है, उनका जो खलीफा है, उनकी जो रियल अथॉरिटी है वो चली जाएगी इवन ओवर दोज टेरिटरीज विच वॉज लेफ्ट अंडर हिज कंट्रोल। सो इससे मुस्लिम्स वो जो थे इंडिया में वो बहुत गुस्से में थे। टू डिफेंड द पावर्स ऑफ खलीफा एंड टू अवॉइड हार्श पीस ट्रीटी टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर, द खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी 1919 में बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया था? ये भी सीबीएसई में आ चुका है। एज अ रॉलेट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स। जैसे रॉलेट सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वो कहाँ लिमिटेड थी? वॉज टू सिटीज़ एंड टाउन्स। गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together, and so he took the खिलाफत इशू। खिलाफत इशू गांधी जी ने क्यों लिया था? क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर हम मतलब जो इंडियंस जो मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं वो अगर एक साथ नहीं आएंगे तो हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते हैं। सो उन्होंने खिलाफत इशू को टुकअप किया था। अ न्यू जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स जैसे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने डिस्कस किया था महात्मा गांधी के साथ में अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन लेंगे उस इशू पे। और गांधी जी ने इस एक्ट को एक अपॉर्चुनिटी समझा जिसमें मुस्लिम्स को वो सेम अम्ब्रेला में लेना चाहते थे। मीन्स यूनिफाइड नेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसमें मुस्लिम्स को भी वो एंगेज करना चाहते थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी? क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका इन 1915 गांधी जी लॉन्च्ड सम लोकल सत्याग्रहs बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च अ नेशनल लेवल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जब वो अफ्रीका से आए थे 1915 में तो गांधी जी ने लोकल सत्याग्रह जो था वो लॉन्च किया था क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे नेशनल लेवल मूवमेंट पे, नेशनल लेवल मूवमेंट पे कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो एक्शन ले। ठीक है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया था गांधी जी ने ताकि वो खिलाफत को सपोर्ट कर सके। इट वॉज ऑल्सो लॉन्च अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। और किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अगेंस्ट। और गांधी जी ने फोर्थ पॉइंट देखिए, गांधी जी मर्ज द खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया था गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में, ताकि मुस्लिम्स को वो सेम अम्ब्रेला में ले सकें ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। ये अभी ऊपर भी मैंने आपको समझाया, सेम क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या इफेक्ट्स पड़े। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक तो इम्पोर्ट्स फॉल डाउन हो गए, फॉरेन गुड्स फॉर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया और फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको ह्यूज बॉनफायर्स में जलाया गया। ठीक है, मेनली जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का वो हाफ रह गया था, हाफ आएगा यहाँ पे बिटवीन 1921 एंड 1922 एंड इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ से ड्रॉप होके 57 करोड़ ही रह गई थी, यानी कि इतना इम्पोर्ट जो था वो गिर गया था, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट है देखिए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। गांधी जी ने बोला था कि फॉरेन गुड्स को हमें कंसीडर नहीं करना है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स और ट्रेडर्स से उन्होंने मना कर दिया था कि हम फॉरेन गुड्स का ट्रेड नहीं करेंगे और फिनेंस भी नहीं करेंगे फॉरेन ट्रेड को। थर्ड पॉइंट देखिए बूस्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे जब हमने उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली अब जो इंडियंस हैं वो कौन से गुड्स यूज़ करेंगे, इंडियन गुड्स यूज़ करेंगे। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स। जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स से उन्होंने डिस्कार्ड करना स्टार्ट किया और वो इंडियन जो खादी वो था ना वो ही पहनना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। एंड द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इसलिए इंडियन टेक्सटाइल का और हैंडलूम्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भाई क्यों जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया था, तो अगर हम देखें इसका आंसर तो आप देखिए एक्सपेंसिव खादी, क्योंकि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ जो होता था, और पुअर जो पीपल थे वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सेकंड पॉइंट देखिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी फॉर द मूवमेंट टू द सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप so that they could be used in place of the British institutions, but these slowed down to come up. So students और टीचर्स थे उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन करने के लिए, और लॉयर्स जो थे वो वापस गवर्नमेंट कोर्ट्स में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। ठीक है, थर्ड देखिए लोकल मूवमेंट्स जो थे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लगा रहे थे लोग बात, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी। हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, उनके लिए अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज, दे स्टार्टेड यूजिंग वायलेंट मेथड्स यूज़ करने लग गए थे अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, एंड दिस वाज नॉट अप्रूव्ड बाय गांधी जी एंड द कांग्रेस। और गांधी जी और कांग्रेस जो वो था वो उसको अप्रूव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे अपना शाइन खोता जा रहा था। मूवमेंट जो था लॉस इट्स मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइब एनी ब्रीफली एनी 3 इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या इफेक्ट हुए थे। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, पीपल डिसाइडेड कि उन्होंने फॉरेन गुड्स को नहीं पहनना है और वो स्वदेशी क्लोथ्स पहनेंगे और स्वदेशी गुड्स को यूज़ करेंगे। सेकंड देखिए इंपोर्ट्स जो थे वो हाफ हो गए थे, ये मैंने आपको अभी भी समझाया, 102 करोड़ से 57 करोड़ ही रह गया था। और तीसरा देखिए इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इंडस्ट्री पे, जैसे डिसाइड किया था मतलब लोगों ने कि वो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करेंगे, तो यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का जो प्रोडक्शन था, हैंडलूम्स का जो प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हो गया था, वेंट अप होना, राइट। नेक्स्ट देखिए व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ द रिएक्शन ऑफ पीपल इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिससे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और इसमें ना हमें ब्रीफली हमें बताना है कि रिएक्शन क्या था लोगों का आफ्टर द इंसिडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए एक तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट पास किया गया था, गवर्नमेंट ने पास किया था, गवर्नमेंट ने अपोजिशन होने के बाद भी इंडियन मेंबर्स का फिर भी ये पास किया गया था, जिसमें कि नॉर्मस पावर्स किसको मिल गई थी, पुलिस को, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। सेकंड देखिए रॉलेट सत्याग्रह, जो कि गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, और रैलीज और ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स को क्लोज डाउन किया गया, और अलार्म बाय द पॉपुलर अफसर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, राइट। सो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड दिल्ली। थर्ड देखिए मार्शल लॉ वो लगा दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, सीइंग द पीपल रिएक्शन अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स, जैसे जैसे हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर रहे थे, लोग बाग हल्ला बोल कर रहे थे, तो उन्होंने मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया था इन अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 जनरल जो डायर था उसने फायर किया लोगों पे जो कि जलियांवाला बाग में गैदर हुए थे। ठीक है, बैसाखी का फेस्टिवल मनाने गए थे, और उसने एंट्रेंस और एग्जिट को ब्लॉक कर दिया था जनरल डायर ने, और मास फायरिंग यहाँ पे स्टार्ट की थी, ओपन फायरिंग। तो जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड हुई, जो क्राउड था वो स्ट्रीट्स पे आ गया बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, और स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ में, और लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लांटेशन वर्कर्स टू हैड देयर
ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज। एक्सप्लेन। ठीक है, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, अपना एक नोशन था कि मतलब प्लांटेशन वर्कर्स क्या सोचते थे, मतलब उनके लिए आज़ादी क्या थी। ठीक है, तो सबके लिए एक अलग अलग नोशन था आज़ादी का। ठीक है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम बात करें प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम में थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो फ्रीली आ जा सकते हैं आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, जो भी उनको स्पेस दिया गया जो जहाँ पे भी वो काम करते हैं उसके अलावा कहीं पे भी आ जा सकते हैं। इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। क्योंकि क्या होता था, बॉन्ड साइन किया जाता था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया था, उसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी जो प्लांटेशन वर्कर्स है वो अपना प्लांटेशन छोड़ के बिना परमिशन के वहाँ अपने विलेज से कांटेक्ट नहीं कर सकता, नहीं जा सकता है वहाँ पे। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़ के अपने विलेज जा सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं और अपने विलेज के साथ में कांटेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ पास द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, मैंने आपको अभी समझाया 1859 में, जिसमें कि प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी कि वो जो अपने टी एस्टेट्स हैं विदाउट परमिशन वो छोड़ के जाएं, एंड इन फैक्ट उनको ये परमिशन बहुत रेयरली ही मिलती थी। ठीक है, थर्ड देखिए, व्हेन द प्लांटेशन वर्कर्स, उन्होंने सुना कि भाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, थाउजेंड्स ऑफ देम डिफाइड द अथॉरिटीज़, बहुत सारे थाउजेंड्स मतलब हज़ारों जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने अपने अपने प्लांटेशन छोड़े और वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। द प्लांटेशन वर्कर्स को ये बिलीव था कि गांधी राज आ गया है और सबको अपनी अपनी लैंड अपने अपने विलेज में मिल जाएगी, इसलिए वो सब बिना काम की परवाह किए प्लांटेशन वर्कर प्लांटेशन जो थे अपने अपने फील्ड्स वो छोड़ के निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन बाय गांधी जी इन फरवरी 1922? एक्सप्लेन द रीजन्स। क्यों जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो विदड्रॉ कर लिया था गांधी जी ने इन फरवरी 1922 में? तो इन फरवरी 1922 गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट था वो वॉयलेंट हो गया था, चौरा चौरी हुआ था, चौरा चौरी मूवमेंट हुआ था गोरखपुर में, एक ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था बाज़ार में जो कि बहुत वॉयलेंट हो गया था, क्लैशेस हो गए थे, विच मोर देन 20 पुलिसमैन जो थे वो किल्ड हो गए थे, वो मारे गए थे। ठीक है, सेकंड देखिए, गांधी जी फेल्ट जो सत्याग्रह था उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, सत्याग्रही इसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए कि उनको करना क्या है और फिर वो मास स्ट्रगल के लिए रेडी होंगे, इसलिए जो गांधी जी थे उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स जो थे वो थक चुके थे मास स्ट्रगल्स कर करके, और वो चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, जो भी प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस होने वाले थे उसमें वो पार्टिसिपेट करें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1919 के अकॉर्डिंग था। आई थिंक 1935 है। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स पीजेंट्स जो था उन्होंने इंटरप्रीट किया द टर्म स्वराज, अपने अपने हिसाब से सबने स्वराज का मतलब निकाला। कुछ प्लेसेस में जैसे आंध्र प्रदेश जो लीडर्स थे, लीडर कौन था, आलूरी सीताराम राजू, ये इसने असर्ट किया कि जो इंडिया है वो लिबरेट तभी हो सकता है जब हम फोर्स यूज़ करेंगे, बट देयर वैल्यूज़ वर नॉट अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस, लेकिन इनकी जो वैल्यू थी वो कांग्रेस ने अप्रूव नहीं की। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, मेंशन द प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट। कब साइन हुआ था भाई गांधी इरविन पैक्ट, कब साइन हुआ था और क्या प्रोविजंस थे? गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन 5 मार्च 1931। प्रोविजंस क्या थे? फर्स्ट देखिए, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 5 मार्च को हुआ था पहली बात तो साइन, और फर्स्ट जो था गांधी जी ने अपना मत दिया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्री कर दिया था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द महात्मा गांधी परसीव सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट यूनाइट द नेशन। क्यों उन्होंने ऐसा परसीव किया था कि जो सॉल्ट है वो हमारे नेशन का एक पावरफुल सिंबल है जिससे कि हम अपने नेशन को यूनाइट कर सकते हैं, हमारे लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। तो आंसर देखिए, सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर, क्योंकि सबको पता है जो सॉल्ट ऐसा है एसेंशियल कमोडिटी है जिसको सब लोग सेम उसमें कंज्यूम करते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम में आता है। सेकेंड देखिए, जो टैक्स था सॉल्ट पे और गवर्नमेंट जो मोनोपोली थी उसके प्रोडक्शन पे, रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फोर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। थर्ड देखिए, सॉल्ट को चूज़ किया गया था टू गिव द मूवमेंट अ वाइड बेस, ठीक है, ताकि सॉल्ट को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि इस पर भी टैक्स लगा रखा था, मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की कि कोई भी सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए गांधी जी को ये लगा कि सॉल्ट एसेंशियल आइटम है जिसमें रिच और पुअर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और जो मोनोपोली है उसको वो हटाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है कि वाई डिड द बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यों जो बिजनेस क्लास थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जो बिजनेस क्लास थी वो प्रोटेक्शन चाहती थी, किसके अगेंस्ट चाहती थी, अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन गुड्स अगर मार्केट में आएंगे तो इंडिया के पास तो अपन ये बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था इतना, तो यहाँ पे तो मशीन्स इतनी थी नहीं, और वहाँ का जो भी प्रोडक्ट्स आते थे वो मशीन बेस्ड आते थे। तो बिजनेस क्लास क्या चाहेगी कि इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए ताकि उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में चले, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, दे वांटेड टू फ्री द बिजनेस फ्रॉम कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस, वो क्या चाहते थे, बिजनेस को फ्री करना चाहते थे फ्रॉम द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड देखिए, द बिजनेस कम्युनिटी इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन वे, जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी वो कैसे इंटरप्रीट करी थी स्वराज को, अपने ही तरीके से वो चाह रही थी कि स्वराज एट द टाइम व्हेन द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बिजनेस पे उसको हटा दी जाएँ, और जो कि एग्जिस्ट ना करें, और ट्रेड इंडस्ट्री जो है वो विदाउट कॉन्स्टेंट विदाउट एनी मतलब हर्डल्स फ्लॉरिश करे, राइट। नेक्स्ट देखिए, हु लेड द बिजनेस कम्युनिटी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ डिड द कम्युनिटी प्रोवाइड्स अ बिग बूस्ट टू द मूवमेंट, ठीक है, कैसे मतलब कि कौन बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहा था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कैसे ये कम्युनिटी ने एक बिग बूस्ट प्रोवाइड किया टू द मूवमेंट। तो बिजनेस कम्युनिटी वॉज लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे मिस्टर पुरुषोत्तम दास एंड मिस्टर जी.डी. बिरला, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, तो ये तो आपको वैसे ही आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय अपोजिंग कॉलोनियल पॉलिसीज, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिया, अपोज किया कॉलोनियल पॉलिसीज़ को। जो इंडस्ट्रियल क्लास थी वो कीनली इंटरेस्टेड थी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। सो दे रिएक्टेड अगेंस्ट, तो उन्होंने रिएक्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो कि उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, ठीक है। एंड दे वांटेड प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे वो, अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। रुपीज स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो जो कि डिस्करेज कर रहा था इम्पोर्ट्स को। सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की गई टू ऑर्गेनाइज बिजनेस सेंटर्स, दे फॉर्म, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इस्टेब्लिश किया 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसका नाम है FICCI इन 1927 को इस्टेब्लिश किया गया, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, सपोर्ट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थर्ड पॉइंट, लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी और सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब वो पहली बार लॉन्च हुआ। फोर्थ देखिए, फाइनेंशियल एड मतलब होता है हेल्प करना। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज़, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंपोर्ट नहीं कर, मतलब जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनको हम बाय और सेल नहीं करेंगे। मोस्ट बिजनेसमैन को स्वराज ऐसा ही लग रहा था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बिजनेस पे वह एग्जिस्ट ना करें, ठीक है, और उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लॉरिश करती रहे, वो ग्रो करती रहे। फिफ्थ देखिए, रोल ऑफ वर्किंग क्लास, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इन 1930 जो 1000 ऑफ वर्कर्स थे छोटा नागपुर से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया रैलीज में, मतलब रैलीज जो चल रही थी उनमें प्रोटेस्ट किया और कैंपेन्स को बॉयकॉट किया, ठीक है। अब हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड्स द लेट 1920s। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डिप्रेशन था इमीडिएटली इफेक्ट हुआ इंडियन ट्रेड, मतलब ये जो डिप्रेशन था इसलिए इसने इमीडिएटली इफेक्ट किया इंडियन ट्रेड को। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स से नियरली हाफ हो गए थे 1928 से 34 के बीच में, क्योंकि एज इंटरनेशनल जो प्राइस थी वो क्रैश हो गई थी। प्राइसेस जो थी इंडिया में वो प्लंज होने लगी थी बिटवीन 1928 एंड 34। जो वीट प्राइस थी इंडिया में वो 50% मतलब 50% से फेल डाउन हो गई थी, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, द फॉल इन प्राइसेस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पुअर फार्मर्स। जो एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थी वो शार्पली फॉल ऑफ हो गई थी, लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो फार्मर्स को टैक्सेस में कुछ भी रिलीफ नहीं देंगे। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। जो भी पीजेंट्स जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर द एक्सपोर्ट वो वर्स्ट हिट हुए थे। देयर इंडेप्टनेस इंक्रीज, ठीक है, इंडेप्टनेस मतलब कर्जा जो था वो उनका इंक्रीज हुआ। दे वर फोर्स टू सेल मॉर्गेज देयर लैंड, या तो उनको फोर्स मतलब दे वर फोर्स टू सेल और मॉर्गेज, या तो अपनी लैंड को सेल कर रहे थे या फिर वो गिरवी रख रहे थे। पीपल वर फोर्स टू सेल देयर असेट्स, लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने असेट्स को सेल करें जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। और इंडियन जूट प्रोड्यूसर्स थे वो वर्स्ट अफेक्टेड हुए थे। द अनरेस्ट क्रिएटेड बाय ग्रेट डिप्रेशन, जो ये अनरेस्ट क्रिएट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन से, इससे एक अपॉर्चुनिटी मिली महात्मा गांधी को कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में इतना वो नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइसेस। दीज विद फिक्स इनकम लाइक टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स, जिनकी फिक्स इनकम थी
हु रिसीव्ड रेंट्स, और मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे वो भी अपने आप को बेटर ऑफ ही मान रहे थे, क्योंकि उनको मेनली जो फिक्स उनके रेंट आ रहे थे, फिक्स सैलरीज आ रही थी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट देखो, गांधी जी सत्याग्रह कंबाइंस द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एक्सप्लेन विद 3 एग्जाम्पल्स। देखो ये भी आया है CBSE में। Satyagraha was a non-violent method of mass agitation against the oppressor. The method suggested that if the cause was true, ठीक है, सत्याग्रह क्या था, एक नॉन वायलेंट मेथड था मास एजिटेशन का, अपन मासली गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट द ऑपरेसर्स। और ये जो मेथड था ये सजेस्ट किया गया था क्योंकि हमारा अगर कारण सही है, अगर हमारा स्ट्रगल जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो हमें फिजिकल फोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर से फाइट करने के लिए, ऐसा गांधी जी सोचते थे, राइट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी ने यूज़ की सत्याग्रह टेक्निक जब वो इनजस्टिस देख के आए वहाँ पे, ब्लैक मूवमेंट जो चल रहा था साउथ अफ्रीका में, वो देख के आए थे वहाँ पे, ठीक है। सो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया इंडिया में 1916 में। उन्होंने जो भी जस्टिस मतलब ही फॉट फॉर द जस्टिस फॉर द टेनेंट्स ऑफ चंपारण, और गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक एक्ट पास किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण 1918 AD। सेकेंड थर्ड पॉइंट देखिए कि ही स्टार्टेड द खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, इन विच गांधी जी वो लोगों से पूछते थे नॉट टू पे द टैक्सेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप फेल होने से जो मतलब वो हैं जो लोग हैं वो टैक्स नहीं दे सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट थी उनको झुकना पड़ा और पेमेंट जो टैक्सेस का था उसको डेफर्ड कर दिया गया नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, 1918 में गांधी जी ने वापस से इंटरवेन किया इन द मिल वर्कर स्ट्राइक जो हुई थी अहमदाबाद में, और उनको हेल्प किया टू गेट देयर पे रेज, तो उनकी पेमेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है, विच ही हैड स्टार्टेड अ फास्ट अनटू दैट, ठीक है, जिसमें उन्होंने वो अनशन पर बैठ गए थे। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, लोगों का क्या रिएक्शन था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने कंट्री वाइड हड़ताल की थी और उनको अरेस्ट किया गया था। सेकेंड पॉइंट देखिए, देयर वर डिस्टर्बेंस इन दिल्ली हुआ, दिल्ली अहमदाबाद इन पंजाब। अमृतसर में 2 पॉपुलर लीडर्स जो थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खिचियू, इनको अरेस्ट किया गया था। द पीपल टुक आउट अ प्रोसेशन निकाला था लोगों ने अमृतसर में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज अरेस्ट, और उन्होंने डिमांड किया था लोगों ने कि इनको लीडर्स को छोड़ दिया जाए। थर्ड देखिए, पब्लिक मीटिंग वॉज अनाउंस फॉर द 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग अमृतसर। एक पब्लिक मीटिंग इन्होंने अनाउंस की थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ द लीडर्स। फोर्थ देखिए, जनरल डायर जो थे वो वहाँ पे गए मार्च देयर, और उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ पे मार गिराया ओपन फायरिंग करके। As the news of the Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns, ठीक है, जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड हुई जलियांवाला बाग की वैसे वैसे लोग बाग स्ट्रीट्स पे आ गए थे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, और स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए वहाँ पे पुलिस के साथ में, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, राइट। If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आपके एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस बहुत काम में आएंगे। सो प्लीज़ डू लर्न दीज क्वेश्चंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोज़ भी लाती रहूँ तो प्लीज़ शेयर योर कॉमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, सो मैं और भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।